कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को, श्रोताओं को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ आज बहुत सारी बातें करनी है ना? हाँ, इसीलिए इतना सोच रही है चंचल बिटिया कि कहाँ से शुरू किया जाए और कैसे बात की जाए, है ना? लेकिन हमारे जो भाई श्रोता हैं सब अपने हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो जहाँ से भी बात शुरू की जाएगी वो खुश हो जाएंगे, है ना? बस मेरी कोशिश यही थी कि कुछ मीठा बोल सकूं ताकि किसी के हाँ। बात ना चुभे या बुरी ना लगे, बस हाँ। मीठी मीठी सी बात हो। ऐसा क्या? क्या बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि जो महके तो लगाओ हो ही जाता है, और अगर जरा सा हम बहक गए तो फिर घाव भी कर जाते हैं, और ऐसे घाव जो कभी नहीं भर पाते। ये हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है और हमारे साथी बड़े उत्सुक हैं कि आज हम घूमने कहाँ जाएंगे। आज हम जाएंगे मध्य प्रदेश के एक शहर में, और जहाँ पर की आलीशान मतलब महल है, किला है और बहुत सारी जगह है देखने लायक, और सांगीतिक विरासत भी है उस शहर की। जी, चलेंगे ग्वालियर और फिर चलेंगे बहुत पुराने दौर में चलते हैं। कैसे कैसे जब हम लोग की फेयरवेल पार्टी होती थी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना चंचल बिटिया की, जैसे तुमने कुछ अपने दौर की बात बताई और उससे भी पहले हमारे दौर की जो बात थी वो कुछ अलग थी। हमारे साथी हो सकता है उससे भी पहले की बात बताएंगे। और समय बदलता है, जो चीजें होती हैं उसको मनाने के या सेलिब्रेट करने के तरीके बदलते जाते हैं, चीजें वही हैं, बस एक तरीका है शुभकामनाएं देने का। यानी कि फेयरवेल पार्टी की हम बात कर रहे हैं, यानी विदाई समारोह। और खास तौर से हम बात करेंगे अपने विद्यालय की, आप कीजिएगा, क्योंकि अब अगर सेवानिवृत्ति की बात होगी तो भाई 60 वर्ष की उम्र की बात है, लेकिन फिर भी लेकिन विषय थोड़ा सा हम लोग से पहले का लिया है। स्कूल और कॉलेज के समय की जो फेयरवेल पार्टीज होती थी वो दफ्तरी से अलग होती हैं थोड़ी सी। अब ये तो सभी जानते हैं भाई, देखो ऐसा है ना कि ये तो वर्ड फेमस है ना कि स्कूल कॉलेज की जो बात है वो आज भी अगर याद आ जाती है तो बस चेहरा खिल जाता है, मन उछलने लगता है और लगता है फिर उसी दौर में जाएं। और कैसे कैसे तैयारियां की गई, क्या क्या हुआ, कौन कौन था, वो कपड़े याद आ जाते हैं कि कौन सा कपड़ा पहना था। है ना? तो चलते हैं उस दौर में, लेकिन उससे पहले कुछ और कर लेते हैं। एक गीत सुन ले बुआ। अरे वाह, क्या बात है।
अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां। ओ तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के। तो भाई दूर क्यों रहें? अगर महकने वाले शब्द अगर हम बोलेंगे तो नजदीकियां बढ़ जाएंगी, है कि नहीं? तो बिल्कुल घाव करने वाली बात ना करके सिर्फ महकने की ही बात करें बुआ। जी बिल्कुल। और ये हमारे साथियों ने भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं। हमारी एक सखी हैं, लिखती हैं कि ये शब्द ही तो हैं जो लोगों को दिल में जगा देते हैं, और ये शब्द ही हैं जो दिलों से निकाल भी देते हैं। ये शब्द ही हैं जिनका सही चयन करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, और मीठे शब्दों से ही रिश्तों में मिठास भी आती है, वहीं कठोर शब्दों से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ये शब्द ही तो हैं। क्या बात है, ये शब्द ही तो हैं। और वैसे चंचल बिटिया, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि हम सब चाहते हैं कि जीवन में हम बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचे, तरक्की करें, और ये भी है चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद भी करें। कहीं ना कहीं ये चाहत तो रहती है ना सबके मन में। सही बात है। तो इसका सबसे बढ़िया नुस्खा यही है कि मीठा मीठा बोला जाए। हाँ, अपनी आदतों के साथ साथ, व्यवहार के साथ साथ सबसे पहले है कि आपकी बोली बड़ी मीठी होनी चाहिए। कई बार हम कोई बात अगर सख्ती से भी कहें तो उसमें भी वो प्रभाव इतना हो कि वो बात किसी को दिल पे ना लगे, और उसको वो अच्छा समझकर उसको अपना ले अपने जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहने के तरीके पर बहुत निर्भर करता है कि आप कौन सी बात कैसे कह रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं वो तभी कारगर होगी जब बहुत प्रभावशाली तरीके से आप कहेंगे, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात जो बनती है वो शब्दों से बनती है, वाक्यों से बनती है। वो शब्द जो है वो चुन चुन कर आप जब लाएंगे मोती की तरह सुंदर सुंदर शब्द, तो जाहिर है कि वाक्य इतने सुंदर होंगे और आपकी जो बात है वो दिल तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, भाषा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा रखेंगे हम, क्योंकि वो शब्द ही तो हैं जो स्तर को घटाते या बढ़ाते हैं। एक शब्द को हम कितने तरीके से कह सकते हैं, तो बात वही है कि चुनना कौन सा शब्द है, और उसी से हमारी जो बोलने की शैली है वो प्रभावशाली हो जाती है, और दिलों में जगह बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं। ये एक तरह से कह भी सकते हैं बुआ, बहुत अच्छी कला है ये। तो ये कला सबको सीखनी चाहिए। अगर हम बहुत एक किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं तो उसका व्यवहार या उससे बातचीत करते समय व्यवहार हमारा कैसा हो, ये हम उसे देख देख के अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो हमें एक वक्ता नहीं, श्रोता भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले श्रोता बनना जरूरी है। और अगर आप अच्छे श्रोता बन गए तो फिर तो क्या बात है, आपने जग जीत लिया, ये बात समझ लो, है ना। और जो शब्दों की बात होती है, इसके लिए तो वैसे भी कहा गया कि आपकी बातें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि बात ही हाथी पाइयां, बात ही हाथी पाँव। यानी अगर आपने बात में जरा सा भी ये गलत वाला मामला कर दिया तो आप हाथी के पैर के नीचे कुचले भी जा सकते हैं, और वहीं आपको हाथी उपहार में मिल भी सकता है। क्या बात तो है। ये जो दो है, ये बहुत पंक्तियां सुनी होगी हमारे साथियों ने, तो ये बहुत आम तरीके से कहा जाता है ना। और वो जैसे अभी मैं कह रही थी कि ना, जब कुछ कई बार हम कड़वी या कड़क बात कहते हैं तो उन बातों को अच्छा समझकर अगर हम लेंगे, यानी कि हमारी सोच में ही हमने सकारात्मकता रखती है। कबीरदास जी कहते भी थे कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए। तो जो हमेशा जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है, आप उसे गलत नजरिए से ही क्यों देखें कि उसने हमें कड़वा बोला या हमारी आलोचना की। अगर उसी को हम एक पहलू बदल दें कि हाँ, वो शायद हमारे अंदर बता के हमें सुधार लाने का प्रयास कर रहा है, और इस गलती को या इस कमी को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो एक तरीके से हमारे लिए वो मार्गदर्शक का काम करते हैं। और हमारे दिल में किसी के लिए क्या भाव विचार है, उसमें ज्यादा मायने रखता है कि उसके लिए कहे हमारे शब्द। शब्दों की बहुत अहमियत होती है। आप किसी से बात करते समय कैसे बोलते हैं, इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता चलता है बल्कि सामने वाले पर भी उसका गहरा असर होता है। शब्दों के रूप में महान शख्सियतें ऐसा हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले अपने शब्दों को संभालें और उसे शालीन बनाने की कोशिश करें। शब्द ही मोती, शब्द ही ज्योति, शब्द मरहम, शब्द ही कुरेदे जख्म, शब्द हंसाए, शब्द रुलाए,
तीर से भी तेज शब्द की धार, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। बहुत ही उम्दा लिखा है। और लिखने में इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो चुन चुनकर मोती की तरह ही किया है। हाँ, बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने कहा है। ऐसी ही एक बात बुआ मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ, ये भी एक श्रोता की ही लिखी हुई है कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इनके घाव दिखाई तो नहीं देते लेकिन दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है। ये वाक्य कहना तो सरल है पर शायद इसे अमल में सभी लोग नहीं ले पाते हैं। अधिकतर रिश्ते शब्दों के बोलने से ही टूट जाते हैं और आवेश में कही गई बातें बहुत लंबे समय तक तकलीफ देती हैं और तनाव भी उत्पन्न करती हैं। हाँ, ये बात भी है। और कहीं ना कहीं हम जब बोलते भी हैं तो ये तो हो गई बात की सुनने वाले के लिए दर्द, तनाव, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी पछतावा बाद में होता है, लेकिन एक बार जब तीर निकल गया तो है कि वापस नहीं आ पाता कमान में। तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, है ना। शब्द भी क्या चीज़ है, महके तो लगाओ, बहके तो घाव। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। तो ये बात तो है कि, लेकिन फिर भी टोन की जो बात है वो तो है, लेकिन फिर भी पहले तो हम शब्द जब चुनते हैं, हाँ, तो अच्छे अच्छे शब्द अगर चुने तो देखिए फिर आपको बोलने में भी कितना मजा आएगा। इसीलिए तो कहते हैं बुआ कि भाषा और शैली से उदासी, हताशा, निराशा, शंका, हीनता भरे शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर जोश वाले, जीत वाले, उमंग, खुशी और विश्वास वाले जो शब्द हैं उनका चयन करेंगे तो ही उचित होगा। बोले सुरीली बोलियां, बोले सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, रात में गोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, दिन के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प पम ग म ग, निसा म ग प द पम ग म ग, पानी द प ग प म प म ग म ग, पानी तारे जाने द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते साए, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए,
बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। बिल्कुल सही है ना बुआ, सुरीला बोलें, मीठा बोलें, जो कुछ बोलें बहुत अच्छा बोलें और इसी बात को अपना जीवन का मूल मंत्र बनाकर अपने जीवन के अमल में ले आएं, क्योंकि भाषा इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि सुनने के बाद में ना सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में भी एक जोश आ जाए। हाँ भाई, ये बात तो है। और ये होती है शब्दों की महिमा, शब्दों का प्रभाव। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि शब्द और अपशब्द लेकर, बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने लिखी है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि शब्द और अपशब्द लेकर हम पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। और ये तो हम अपनी संगत और संस्कार से सीख जाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल से करना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परवरिश की पहचान होती है। बिल्कुल। शब्दों का उपयोग सोच समझ ही करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा न लौट कर आते हैं और ना ही मौका ही देते हैं। लेकिन ये जो है ना कि लेकर नहीं पैदा होते, संस्कार से मिलते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फिर संस्कार से भी हमें अच्छे भी शब्द मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। हाँ। अब ये हमारी इच्छा है, हमारी समझदारी है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं कि हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि क्या हमें लेना है और क्या छोड़ देना है। और बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत सारी कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता जो है उसे हम पा ही नहीं पाते, क्योंकि जीवन में अचानक कुछ ऐसा आ जाता है या जिनकी बातें सुनकर, उनके अनुभव सुनकर जो हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं कि उसकी बोली में बड़ा प्रभाव है, तो वो उनकी बातें हमारे जीवन की दिशा को बदल के रख देती हैं। बिल्कुल बदल देती हैं। और इसीलिए तो सत्संगति की बात की जाती है ना, कि सत्संगति करिए, यानी सत्संग करिए। सत्संग का मतलब हम सिर्फ भजन पूजन से लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों की संगत करने से हम ऐसे ऐसे विचार आते हैं और ऐसे ही हमें शब्द मिलते हैं। फिर होता है कि हम इतने सारे शब्द तो सीख नहीं सकते एक साथ, तो ये सब संगत से मिल जाता है। और बुआ वाकई में अगर किसी की बोली में, किसी की वाणी में ये प्रभाव है कि वो किसी को कुछ बता सकता है, सिखा सकता है, किसी को प्रभावित कर सकता है, तो सभी का मार्गदर्शन उसे सही दिशा में करना चाहिए। अपने उस भाषा के प्रभाव का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रतिकार, द्वेष के भाव को मन में रखकर किसी का दिशावलोकन नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे साथी भी लिखते हैं कि शब्दकोश में किसी को अपना बनाने की खूबी जितनी होती है, उससे ज्यादा नश्तर का काम भी करते हैं। चुभा हुआ कांटा निकालकर दर्द खत्म, लेकिन शब्दों के बाढ़ बहुत लंबे समय तक चुभते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जैसे तुमने कहा कि दिशा बदलने वाली बात, तो इसलिए तो खास तौर से कि आप किसी की, कहते हैं ना कि पूरा जीवन संवार रहे हैं, और अगर आपने जरा सी गड़बड़ी की तो वो बिगड़ भी सकता है। लेकिन बोलते बोलते बड़बोलापन दिखाना भी जरूरी नहीं होता, ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली बात है भैया। जब बड़बोलापन कर रहे होंगे तो कैसे ध्यान जाएगा, ये बताओ। तो कम बोलना या फिर जितना जरूरत है उतना बोलना, ये भी एक कला होती है। हमेशा बोलते ही रहना भी ठीक है, हम मीठा बोलते हैं, अच्छा वो थोड़ी हर समय बोलते रहना है। जहाँ बोलना है वहां बोले, और जब तक जरूरत ना हो या कोई हमसे राय ना मांगे, हमसे ना कहे, तब तक भी चुप रहना कई बार समझदारी होती है। बहुत समझदारी की बात तो वही होती है। बिना पूछे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाहिए, और राय तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि मुंह में जबान तो सभी रखते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि शब्द का महकना और बहकना। मुंह में जबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वही करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए, सुना दिया तो उलझ गए। क्या बात है। बिल्कुल सही बात है कि कड़वा बोलकर या आलोचना करके, किसी को चोट पहुंचाकर, नीचा दिखाकर बिल्कुल हम किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। लेकिन जब मीठा बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, तो ये बात भी ध्यान रखें कि जो हम कह रहे हैं वो बातें अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बिल्कुल। बेकार की बकबक हमें लोग ना समझें हमारी बातों को, यानी कि हम केवल मीठे मीठे शब्दों का भंडार कर दिया और उसमें कुछ भी मायने ही नहीं है, उसका कुछ भी तथ्य नहीं है उसमें। बिल्कुल छवि ही बिगड़ कर रह जाएगी हमारी, ये ना हो। हाँ, और भाई जाहिर सी बात है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसे तुमने कहा ना कि हम कुछ चाहते हैं तो कभी कभी बिगड़ जाता है, लेकिन अगर आपकी बात अर्थपूर्ण होगी तो जाहिर है कि आप अपनी बात को इस तरह से रखेंगे कि सामने वाला आपकी बात मान जाएगा। इसीलिए तो बच्चों की जो तुतली बोली होती है, उसमें बड़ी मिठास होती है। वो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। हाँ, दिल से बोलते हैं। और उनकी तोतली बोली में या जो भी कुछ उन्होंने कहा, इतनी मिठास होती है कि छोटे बच्चों से बात करना हम सभी को बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो और हमारे साथी ने ये हाँ ठीक है, गाना सुनाना है।
लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कौले दातून 10 पैसे ले लो। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। ले लेना बाबू। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। लर ला 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 लर ला 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 लर ला 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 लर ला ला ला। में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। 100 में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। वो सही बात है कि व्यापार में भी कुछ अगर हमें बेचना है खरीदना है तो वहाँ भी मीठी बोली काम आती है। और खास तौर से कहीं घूमने गए हैं और आपको कोई गाइड अगर ऐसा मिल गया तो जाहिर है कि उसकी बात तो बहुत मीठी मीठी होनी चाहिए, लच्छेदार होनी चाहिए। और अगर कोई शहर ऐसा है जिससे हमारा जुड़ाव हो तो वो बहुत अपना लगता है। हमारी एक सुनने वाली लिखती हैं कि आज मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि पर्यटन में घूमने की जगह के लिए आपने ग्वालियर लिया है। ये जगह वो है जहाँ मेरा मायका है। बचपन से लेकर अब तक मैं जहाँ भी घूमने गई हूँ आज वो सब जगह फिर से मुझे याद आ जाएंगी। क्या बात है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो शब्दों की बात कर रहे हैं उसमें बड़ी प्यारी एक जो है वो संदेश, शब्द कटार है, शब्द ढाल है, शब्दों से ही भावों की अभिव्यक्ति है, शब्द तृष्णा है, शब्द ही तृप्ति है। भावनाओं संवेदनाओं का मानव जीवन में तब तक कोई अस्तित्व नहीं जब तक उन्हें उचित उपयुक्त शब्दों में ढालकर अभिव्यक्त न किया गया हो। क्या बात है। तो और ये अभिव्यक्ति आज हमारे सारे सुनने वालों ने की है। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में संदेश उन्होंने हमें भेजे हैं। बहुत प्यारे प्यारे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उपहार के स्वरूप हम चलते हैं, ग्वालियर घुमा देते हैं सबको। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा महानगर कहलाता है ग्वालियर, और इस महानगर को मध्य प्रदेश के पर्यटक राजधानी भी कहा जाता है। अपने पुरातन इतिहास, दर्शनीय स्थल और एक बड़े सांस्कृतिक और औद्योगिक राजनीतिक केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसका उल्लेख गोप पर्वत, गोपचल दुर्ग, गोपगिरी
गोपदिरी के रूप में हुआ है और इन सभी नामों का मतलब होता है ग्वालों की पहाड़ी। और ग्वालियर जो है प्राचीन नाम जो है गोपाद्री या गोपगिरी कहा जाता है। हमें लगता है गोपदिरी जो तुमने भी कहा ना, वो अभी बताया, तो वो भी यही है, गोपाद्री का गोपदिरी हो गया होगा। और ग्वालियर शहर के इस नाम के पीछे भी एक इतिहास है। 8वीं शताब्दी में राजा हुए थे सूरज सेन। एक बार अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गए और मृत्यु शैया पर थे। तब ग्वालिपा नामक संत ने उन्हें स्वस्थ कर जीवन दान दिया। उन्हीं के सम्मान में इस शहर की नींव पड़ी और इसे ग्वालियर नाम दिया गया। आने वाले समय के साथ साथ ये शहर अन्य राज्य वंशों की राजधानी भी बना। और ये शहर सदियों से जिन राजपूतों की प्राचीन राजधानी रहा है, उनमें खासतौर से जो नाम लिए जाते हैं बुआ, वो प्रतिहार, कछवाहा और तोमर वंश के हैं। और इस शहर में इनके द्वारा छोड़े गए जो प्राचीन चिन्ह, स्मारकों और किलों के रूप में जब जाते हैं पर्यटक तो उनको देखने को मिलते हैं। और ये बड़े सहेज कर रखे गए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से ना बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मराठों के सिंधिया वंश का यहाँ पर शासन था। रणोजी सिंधिया द्वारा 1745 में इस वंश की बुनियाद रखी गई थी। इस सदी के साथ ही इस शहर के इतिहास को नए आयाम मिले। महान योद्धाओं, राजाओं, कवियों, संगीतकारों, संतों ने इस राजधानी को देशव्यापी पहचान देने में अपना अपना योगदान दिया। और आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और जाना माना औद्योगिक केंद्र भी। हमारे साथी ने भी लिखा है कि हम लोग गए थे, वहाँ ये खाया वो खाया, और बहुत साफ सुथरा शहर है, बड़ा अच्छा लगा उनको। हाँ, ग्वालियर के बहुत सारे शहर हैं जो अपने साफ सुथरेपन के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं में से एक ग्वालियर भी है, मध्य प्रदेश का। हाँ, और इसके आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें ग्वालियर का किला, यहाँ 8 तालाब, 6 महल, 6 मंदिर, 1 मस्जिद और बहुत सारी अन्य इमारतें हैं, जैसे तेली का मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर। ये सभी हिंदू स्थापत्य कला के बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। लश्कर के स्मारक, अबुल फजल अल्लामी का मकबरा, फूलबाग, सूरजकुंड, हाथीपुल, मान मंदिर महल, जयविलास पैलेस, और ये सभी वो जगह हैं जहाँ कला और संस्कृति के ऐतिहासिक उदाहरण जो हैं वो पर्यटकों को देखने को मिलते हैं। और भाई वही तो देखने जाते हैं सब लोग। तो देखने चलेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तो आज हम घूम रहे हैं। हाँ। तो पहली जगह कौन सी दिखाओगी? बस चलते हैं। ये ग्वालियर किला बहुत प्रसिद्ध है। मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, जो गोपांचल नामक छोटी सी पहाड़ी पर है और इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। लाल बलुए पत्थर से बना ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और किले की ऊंचाई 35 फीट है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर हैं, गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल अंदर है। सोचो, मतलब एक किले के अंदर इतने सारे महल हैं। और अब हम चलते हैं जयविलास पैलेस। जयविलास महल अपने विशाल दरबार हॉल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। जीवाजी राव सिंधिया ने 1874 में इस महल को बनवाया था, जो लगभग 12,40,771 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये महल आज भी
सिंधिया शाही परिवार के अधीन ही आता है। इस विशाल महल की एक खूबसूरत कोना यहाँ का एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, जिसमें एक बार में बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और इस डाइनिंग हॉल का मुख्य आकर्षण है यहाँ की चांदी की ट्रेन, जिसका इस्तेमाल मेहमानों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। और ग्वालियर में स्थित ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए पर्यटन बहुत बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो ट्रेन है, अब चांदी की जो ट्रेन है उसको तो शीशे के अंदर रख दिया गया है, लेकिन वैसी ही प्रतिमूर्ति बनाकर रखा गया था थोड़े दिन पहले तक तो। और उसमें ये भी था कि ऐसा नहीं कि ट्रेन आगे चल रही है, अब आप उसमें से सामान कैसे लेंगे। तो शायद ऐसा सुनने में आया कि सबकी मेज पर एक बटन होता था कि वो जब जो चाहे वहां रोक लेता था, और वो पूरी पटरी बिछी हुई है, मतलब बाद तक पर्यटक उसको देखते थे। अब क्या स्थिति नहीं पता, और बाकायदा ट्रेन अभी भी रखी है वहां पर, तो एक अच्छा लगता है। बाकी चीजें तो बहुत खूबसूरत है, जैसे शीशे की कुर्सी है, बहुत नक्काशीदार सब चीजें हैं, मीनाकारी की हुई, झाड़, फानूस, राजा महाराजाओं के जूते, चप्पल, सब चीज बहुत बहुत खूबसूरत है। उनकी पोशाकें और हथियार सब भी बड़े देखने लायक चीजें और बहुत समृद्ध है यहाँ का महल कह सकते हैं। और ग्वालियर, ये अगर बात करें मंदिर की, तो बड़ा अद्भुत नाम है, सास बहू मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसका इतिहास भी थोड़ा अलग है। ग्वालियर किले के पूर्व में स्थित है ये, और ये मंदिर देखने में जितना सुंदर है, इसकी गाथा भी मजेदार है ना। इसका नाम जो है सहस्त्र बाहु नाम से निकला, जो भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। ग्वालियर के इस प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, और प्राचीन मंदिर यहाँ आने वाले सभी पर्यटक और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर भी 32 फीट लंबा, 22 मीटर चौड़ा है, 22 मीटर चौड़ा और 32 मीटर लंबा है। मंदिर के द्वार की चौखटों पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, जो है दीवारें, खंबे, छत पर नक्काशीदार आकृतियां बनी हुई हैं। गुप्तकालीन परंपरा की ये वास्तुकला सभी का मन मोहती है। और ये जो नाम जो है, हमें लगता है सहस्त्र बाहु नाम से ये सास बहू हो गया, हाँ, है ना, अपभ्रंश जो होता है वो सहस्त्र बाहु, जो क्योंकि जबान को बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, तो वो आसान करने के लिए लोगों ने सहस्त्र बाहु को सास बहू कर दिया। और अब हम चलते हैं मानसिंह पैलेस, जो कि ग्वालियर के मानसिंह पैलेस को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला भी माना जाता है, जिसे मानसिंह तोमर ने बनाया था। राजा मानसिंह तोमर का बनवाया हुआ किला 300 फीट ऊंचा है, और इसकी बाहरी और जो भीतरी हिस्से हैं उनमें नीली, पीली, हरी, सफेद टाइल्स से बनी हुई बहुत अच्छी कलाकृतियां हैं। जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष, ये भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजा मानसिंह के परिवार की महिलाएं यहाँ पर संगीत भी सीखा करती थी, और हर शाम इस मानसिंह महल में साउंड और लाइट शो का आयोजन किया जाता है, जो पर्यटक आते हैं, जो घूमने आते हैं, यात्री आते हैं, उनके लिए। और किले का जो इतिहास है उसके बारे में इस शो में बताया जाता है। किले के बाहर औरंगजेब के समय की मस्जिद है, और अकबर के गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा भी स्थित है। ग्वालियर में संगीत की यशस्वी परंपरा है, तुमने पहले ही कहा था कार्यक्रम में, और उसकी अपनी खास शैली भी रही है, जो ग्वालियर घराना नाम से प्रसिद्ध है। ग्वालियर में अकबर के नवरत्नों में से एक और भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की समाधि भी है। और महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं जानता, उनके नाम से परिचित नहीं है, उनकी भी यहाँ पर समाधि है, जो फूलबाग में बनी हुई है। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, ये भी हम सभी जानते हैं। और शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में लक्ष्मीबाई को एक गोली लगी थी, और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे वो शहीद हो गई थी। महारानी की वीरता को देखकर जो अंग्रेज कैप्टन थे यूरोज, उन्होंने इसी शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया, और यहाँ पर उनकी 8 फीट ऊंची मूर्ति भी रखी गई है। और यहाँ हर साल उनके याद में एक मेला भी लगता है, जो जून में लगता है, जून महीने में लगता है। यहाँ का सबसे प्राचीन स्मारक है मातृचेत का बनवाया हुआ सूर्य मंदिर था, जो कि अब इसके बस कह सकते हैं ना, चिन्ह भी नहीं बचे हैं। दूसरा स्मारक चतुर्भुज विष्णु मंदिर है, जो पहाड़ी के पास से काटा गया है। इसमें एक चौकोर देवालय के ऊपर एक शिखर है, और मध्यकालीन शैली में बना हुआ सभा मंडल। इस मंदिर को 875 ईस्वी में अल्ल नामक व्यक्ति ने गुर्जर प्रतिहार नरेश रामदेव के समय में बनवाया था। और भाई हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, या तो उन्होंने देख रखा होगा, जिनको देखने की उत्सुकता मन में जाग रही है, तो उन्हें बता दें कि अक्टूबर से मार्च के बीच का जो समय होता है, ये सबसे उपयुक्त है, जब आप जा सकते हैं। अभी भी 1-1.5 महीना है, जा सकते हैं आप। यानी कि अगर आपकी छुट्टियां हैं, समय है, घूमने की इच्छा है मन में, तो जरूर जा सकते हैं। इच्छा तो जगाइए भाई, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। और
क्योंकि ये ऐसा प्रमुख शहर है जहाँ पर आप हवाई या रेल या सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो इन किसी भी जरिए आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और श्रीमंत विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट है यहाँ पर। ग्वालियर के लिए दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई सभी जगह से नियमित विमान सेवाएं चलती हैं। ग्वालियर मध्य रेल की दिल्ली मुंबई मद्रास मेन लाइन पर ये बना हुआ है। वहीं आगरा, मथुरा, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, चंदेरी, इंदौर, झांसी, खजुराहो, रीवा, उज्जैन, शिवपुरी इन जगह से नियमित बस सेवा भी चलती है। भाई बिल्कुल मध्य में स्थित है ना। हाँ। तो देखो शहर ही ऐसा है कि सब जगह से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथी ने भी यहाँ के स्मारक और जो जहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, चंदेरी के कपड़े मिलते हैं, वो सब उन्होंने बताया है। मृगनयनी जैसे यहाँ की खास रानी थी। हाँ रानी तो थी, उन्हीं के नाम पर वहाँ के जो कहते हैं ना कि उसका नाम है ना हथकरघा उद्योग का नाम जो है ना, उनकी जैसे चीजें मिलती हैं। तो अलग अलग प्रदेश का होता है, यहाँ मध्य प्रदेश के लिए खास तौर से मृगनयनी नाम रखा गया है। और हम तो घूम चुके और हम गाना भी सुन सकते हैं, हमें लगता है ना चंचल। बिल्कुल। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से। जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से। हम छुपाते रहे हाँ प्यार हमको तुझे। जीवन सवारा तूने हमारा ओ जीवन सवारा। दुनिया से प्यारा तू हमें। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए हो जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। तेरे साथी हैं हम, हर बात में साथ देंगे। तेरे साथी हैं हम, हर बात में साथ देंगे। ये किनारे हैं क्या तूफान में संग संग चलेंगे। ये जग सारा तुझ पे वारा ये जग सारा प्यार से प्यारा तू हमें। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। तो ऐसे ही कोई दिन भी होता है जो पूरी जिंदगी हमारा अपना हो जाता है वो दिन, और वो दिन फेयरवेल पार्टी होती है। हाँ। और पहली जब होती है उसका मजा ही अलग होता है ना। वो फेयरवेल का अगर हम
एक आसान सा अर्थ समझने की कोशिश करें, हाँ। तो उसका अर्थ होता है कल्याण की कामना, यानी आपके आने वाले जिंदगी का जो सफर है वो खुशहाल हो, समृद्ध हो। इसीलिए जब हमारा स्कूल और कॉलेज में जिन दिनों हम होते हैं और आगे की शिक्षा पूरी करने के बाद वहां से आगे जाने के लिए जब हम वहां से विदा लेते हैं, तो शुभकामनाओं के साथ हमें विदा किया जाता है और हम सब ये आशा करते हैं कि आगे जो भी जीवन हमें मिलेगा वो खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, सफल होगा। सफल होगा। बिल्कुल। तो फिर भाव आते हैं वैसे वैसे। हाँ। साथी ने हमारे लिखा कि फेयरवेल का समय ऐसा होता है कि लोग बहुत सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जो पहले नहीं कह पाए। अब चूंकि फेयरवेल के बाद दोबारा कब होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। फेयरवेल या विदाई का समय कुछ ऐसा होता है, आप चाहें या ना चाहें, आपको सारी उम्र याद रहता है। और हो भी क्यों ना, इस फेयरवेल के बाद न जाने कितने दोस्त, रिश्ते, अपने सिर्फ सपने, सिर्फ बातें और आगे के लिए सिर्फ संभावनाएं बनकर रह जाती हैं। बिल्कुल, हम ये वादे तो जरूर करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे, लेकिन वही होता ये है कि जब शादी हो जाती है कई बार, तो आप अगर किसी अन्य शहर में चले गए और वहां आपका जाने के बाद में नंबर चेंज हो गया, और आज तो मोबाइल की सुविधा है। पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो टेलीफोन भी हर घर में नहीं होता था, तो आप कैसे संपर्क करेंगे उनसे? चिट्ठियां भी लिखना एक समय तक चालू रहता था, फिर वो बंद हो जाया करता था। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और खासतौर से हमारी जो बहू बेटियां हैं, बहनें हमारी, उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल वाली चीज होती थी कि लड़के तो फिर भी उसी शहर में रहते थे पहले। तो अब तो नौकरी में वो भी बाहर जाते हैं। पहले लड़कों के लिए ये रहता था कि उनके जो दोस्त यार वो बने रहते थे, लेकिन लड़कियों के लिए मिलना एक सच में बड़ी टेढ़ी खीर होती थी। और लेकिन इसीलिए शायद बड़े मतलब गमगीन होकर विदाई दी जाती थी कि नहीं मिल पाएंगे अब। और व्यापार में भी जब लड़के लग जाते हैं या नौकरी में लग जाते हैं, तो फिर इतना समय नहीं दे पाते हैं कि उन दोस्तों के लिए ज्यादा समय निकाल पाए, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई होती हैं उनकी भी। अब इसी तरह से अपनी यादों को ताजा करते हुए हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि कॉलेज की फेयरवेल पार्टी से मुझे अपनी फेयरवेल पार्टी की एक घटना याद आ गई। 1994 की, जब ये कॉलेज में थे, उन दिनों की घटना लिख रहे हैं कि मैं बीए फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए हमारी फेयरवेल पार्टी हो रही थी, और उस समय कॉलेज के मंच संचालन का और पूरा साउंड सिस्टम का जो काम था मुझे सौंपा गया, क्योंकि उन्हीं दिनों उसी समय से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मैं करने लगा था। तो उस दिन हम सभी ने फिल्मी गीतों पर डांस करने का एक कार्यक्रम रखा था। अब एक लड़की का नंबर आया डांस करने का, उसे डांस करना था अपने गाने पर। उस समय आज की तरह की तकनीक तो थी नहीं कि लैपटॉप वगैरह से गाने बजाए जाए, तो टेप रिकॉर्डर से गीत बजाए जाते थे और कैसेट भी उसी की थी। जब मैंने कैसेट लगाकर प्ले किया तो 1 या 2 स्टेप ही हो पाए थे कि वो कैसेट टेप में फंस गई। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे खफा हो गई। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन उसी समय मैंने प्लेयर से कैसेट को सुलझाकर उसका डांस कंप्लीट करा दिया, तो उसकी मेरे प्रति नाराजगी खत्म हुई और उसने मुझे सॉरी भी कहा। अच्छा, ये चीजें उस समय बहुत मायने रखती थी। आज जैसे या बहुत एक होता है ना, परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में अगर इस तरीके से कहीं कुछ रुक जाए, अटक जाए, आपका नृत्य कर रहे हो, कहीं बाधा आ जाए, गाना गा रहे हैं, गला फंस जाए, इतनी शर्मिंदगी होती है। ऐसे लगता है कितने अपमानित हम हो रहे हैं, सब लोग क्या कहेंगे, जबकि सब समझते हैं कि भाई ये तकनीकी मुद्दा है, लेकिन फिर भी एक याद रह जाती है। अब देखिए, इन्हीं को याद है। ऐसे ही लिखा कि विदाई किसी भी अवसर पर मन को इमोशनल कर देता है। क्लास 12 से जब हम सबको विदाई दी गई, आज भी उसे याद कर मन खुशनुमा मजेदार यादों से भर जाता है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले से हम लोगों ने की। स्कूल के कमरे को जूनियर्स ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। एक किताब रखी थी जहां हमें कुछ लिखकर हस्ताक्षर करना था। बहुत सुंदर शायरियों से पूरा माहौल सराबोर था। स्कूल टीचर्स में बिछोह की पीड़ा थी। भावनाओं का तूफान सबके दिलों में मचल रहा था। अच्छे पकवानों की खुशबू के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सबको टाइटल दिया गया। वो विदाई समारोह कभी नहीं भूलने वाला हमारे लिए दिन है। लेकिन टाइटल नहीं बताया इन्होंने कि क्या मिला था इनको। वो टाइटल बहुत मजेदार होता था। जैसे कि हम लोग भी बड़ी तैयारी करते थे। किसी लड़की ने जैसे बाल कटवा लिए तो कहा कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरे बाल कटाया है। मतलब फिल्मी जो गाने होते हैं, उनकी पैरोडी पर गाने बना लेते थे ना। नन्ही सी जान इतना बड़ा इम्तिहान। कोई छोटी लड़की होती थी तो उनको इस तरीके की टाइटल दी जाती थी। तो कुछ कुछ इस तरीके की होती थी। बिल्कुल, बहुत गोरी लड़की, उसको ट्यूबलाइट टाइटल दे दिया जाता था। क्या बात है। और जो खास तौर से हम लोग के समय में जैसे होते थे ना कि आज कोई भी
आयोजन हो, प्रयोजन हो, समारोह हो, बच्चों को हम कपड़े दिला देते हैं। लेकिन उस समय तो बस मांग मांग के काम करवाना होता था, हम लोग करते थे। तो जैसे साड़ी पहनना है तो ब्लाउज है, पेटीकोट है, साड़ी है, किससे मांगा जाए। अब माँ की तो आती नहीं थी, तो कभी मौसी की लड़की है, बुआ की लड़की है, कोई भाभी है, मतलब ऐसे ऐसे करके अड़ोस पड़ोस सबका मतलब मिला जुला उस कार्यक्रम रहता था। आपका अकेले नहीं होता था कार्यक्रम, ये है ना। और इसी तरह से भाई उस जो बच्चे अच्छा नृत्य करना जानते हैं वो नृत्य में पार्टिसिपेट करते थे, जो गाने वाले अच्छे बच्चे हैं वो गा रहे हैं, और जिनमें बोलने की कला बहुत अच्छी है वो भाषण देते थे। तो उस भाषण में सभी को अपना धन्यवाद, आभार देना, कुछ अपनी यादें स्कूल के प्रति, अपने सहपाठियों के, अपने शिक्षकों के प्रति ताज़ा करके बताना, ये बड़े मनोरंजक कार्यक्रम हुआ करते थे, बड़ा मजा आता था इन सब। इसीलिए तो इन्होंने लिखा है कि बोर्ड की परीक्षाएं, सेंड अप कैंडिडेट्स और हमारा फेयरवेल, वही गंगा का किनारा, वही स्कूल का ग्राउंड, वही सहेलियां, वही टीचर, सब कुछ अपना वही पुराना था। हम हंस रहे थे, इठला रहे थे, गीत संगीत भाषण पर मन अंदर से मायूस था, क्योंकि आज हमें विदाई दिया जा रहा था यहाँ से, और ये विदाई शब्द हमें भावुक किया जा रहा था। तस्वीरें ली जा रही थीं अपनी अपनी प्रिय शिक्षिकाओं और सहेलियों के साथ। कुछ सहेलियों को आज उन तस्वीरों में ही देखती हूँ, फिर उनसे मिलना नहीं हो पाया। ओहो। इसी तरह से हमारे एक सुनने वाले बुआ लिखते हैं कि हमारे समय में तो फेयरवेल पार्टी हुआ नहीं करती थी। स्कूल गांव में ही मस्ती, ज्यादातर शरारतें ही वही हमें याद करके बस एक मुस्कान सहज ही चेहरे पर आ जाती है, और बचपन और स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, सबसे हसीन पल क्योंकि वो होते हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और साड़ियों की बात पर हमारी साथी लिखती है कि फेयरवेल हमारे स्कूल कॉलेज में गैदरिंग कहते थे, जिसमें हमारे पढ़ाई के अलावा और कुछ विशेषताएं हो उसे उजागर करने का मौका मिलता था। हम लड़कियां साड़ियां पहनकर जाती थीं, तो ये बहुत विशेष पल होता था। और इसके संग संग जैसे कि साड़ियां जो पहनना होता ना, वो अपने आप में बड़ा, कह सकते हैं ना, जो मांग मूंग के जो काम होता था उसका मजा ही अलग होता था। और भाई ये है कि बड़ा एक ये भी रहता था कि भाई जिनकी मांगी है कहीं कोई दाग ना लगे, कुछ खराब ना हो जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी इस बात की। और बुआ एक गीत सुनते हैं, तब तक और भी बहुत सारे संदेश हैं जो हमें साझा करने हैं। के सीने पर सर में रखूंगी, किसके कांधे पर लट बिखराऊंगी, तू चला गया तो बलवा मैं रो रो मर जाऊंगी, मैं रो रो मर जाऊंगी, किसके सीने पर सर में रखूंगी, किसके कांधे पर लट बिखराऊंगी। छोड़ी लाज जग की, तेरे संग लगन लगाई, छोड़ी लाज जग की, तेरे संग लगन लगाई, वो कर ली मैंने तुझसे पिया मन ही मन सगाई, खाई जो मैंने कसम पूरी कर जाऊंगी, या कुंवारी रहूंगी या तेरे ही घर जाऊंगी, तू चला गया तो बनवा मैं रो रो मर जाऊंगी, मैं रो रो मर जाऊंगी, किसके सीने पर सर में रखूंगी, किसके कांधे पर लट बिखराऊंगी।
भाई 11वीं की विदाई की पार्टी याद आ गई। बड़ा उत्साह था, इंतजार भी था। फेयरवेल पार्टी में हम सभी छात्राएं साड़ी पहन कर गए थे। उस दिन हम खास जो थे, हम सभी का ज्यादातर ध्यान साड़ी संभालने में था। पहली बार साड़ी जो पहनी थी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार करके एक हॉल में एकत्र हुए, जहां जहां हमारी शिक्षिकाओं ने तिलक लगाकर मिश्री और सूखा नारियल का गोला मुंह में दिया, परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने अपनी सभी शिक्षिकाओं के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हमारी डायरी में ऑटोग्राफ भी दिए। अपनी साथी सहेलियों से भी अपनी डायरी में ऑटोग्राफ लिए थे। सहेलियों ने ऑटोग्राफ शायरियों के साथ अपने घर के पते भी लिख कर दिए थे। आज भी तो डायरी और ग्रुप फोटो फेयरवेल का मेरे पास सुरक्षित है। जब मैं, इन्होंने लिखा है स्कूल का नाम कि गुजराती समाज स्कूल इंदौर में पढ़ती थी। क्या बात वाकई में स्कूल कॉलेज के या पूरा बचपन ही कह लो ना कि वो सबसे यादगार और हसीन लम्हा होता है हमारी जिंदगी का। बहुत अच्छा हिस्सा और ये होता है कि हम लोग के समय में तो ऐसे फोटो भी नहीं खींची जाती थी ना। एक जो ग्रुप वाली खींची जाती थी ठीक है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे अपनी खास खास सहेलियों के साथ, शिक्षिकाओं के संग तो नहीं हो पाता था। बाहर जो फोटोग्राफर की दुकान होती थी, वहां जाके स्टूडियो में फोटो खिंचवाई जाती थी 5-6 सहेलियों को ले जाकर। हाँ, और वो भी गिनती की फोटो होती थी। सोचो, क्योंकि उस दिन साड़ी पहनी है तो वैसे भी खास होता था। उसे याद करके रखने के लिए, संजोने के लिए वो फोटो खिंचवाई जाती थी। अब अगर कोई अलग दिखे तो उसके लिए क्या होता है, देखिए ये फेयरवेल पार्टी का एक खास है समय। वो संदेश लिखी है हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि फेयरवेल मतलब स्कूल की छुट्टी या कॉलेज की छुट्टी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। वो दिन आज भी याद है जब मुझे मीना कुमारी के नाम से बधाई दी गई थी। तब मुझे लगा कि क्या ये सच है। मेरे बालों की लट और कद काठी, नैन नक्श, बहुत कुछ मीना कुमारी जैसा ही था। अब उम्र के पड़ाव पर वो सब याद आता है तो बहुत खुश कर देती है याद। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ऐसे ही देखो, हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई मुझे जो है वो कहा गया, अपना जो कॉलेज का नाम याद आ गया। मतलब इनको जो नाम दिया गया था, ऐसी टाइटल दी गई थी, क्योंकि इन्होंने लिखा कि मेरी स्किन काफी फेयर है, सो मुझे, तुमने तो ट्यूबलाइट कहा था, इन्होंने लिखा है भूत बोलते थे। तो भाई ऐसे भी होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो मजा तो आता है। और लेकिन सबके पीछे मंशा यही रहती है, जैसे इन्होंने बताया, मिश्री खिलाया गया, नारियल खिलाया गया, कि भविष्य बहुत उज्जवल हो और जो भी बच्चे पढ़ के निकले, क्योंकि गुरु की तो इच्छा यही होती है कि जो उनका शिष्य है वो बहुत नाम कमाए और आगे बढ़े। बुआ, फेयरवेल मतलब एक तरह से विदाई पार्टी भी होती है। और अब इस गीत के बाद हमें भी विदा लेनी होगी, तो विदा लेने से पहले एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, चलते चलते ना। छोटी सी उम्र लग गया रोग, छोटी सी उम्र में है लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में है लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी।
तो भाई खूब घूमे फिरे और पुरानी यादों में घूमे, पर्यटक स्थलों पर जाएं और मीठा मीठा बोलें, यही कहेंगे हम आज। बिल्कुल, और यही कहते कहते विदा लेने का समय आ गया है। हम लेते हैं विदा चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।